भजन करने के लिए थोड़ा बैठे 2047 तक इंतजार करना होगा अभी। हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना। यूपी विधानसभा में माहौल पूरी तरह से गर्मा गया जब सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया और बांग्लादेश में हुई घटना पर भी विपक्ष को जमकर सुनाया। और तो और बांग्लादेश सरकार को भी चेतावनी दे डाली। माफिया, बुलडोजर, हर मुद्दे पर जबरदस्त स्पीच दी। पूरे सदन में सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी की ही आवाज गूंज रही थी। सीएम योगी ने विपक्ष पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे सदन में हंगामा मच गया और सियासत में हलचल तेज हो गई। तो अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी के वो 3 फायर बयान जो विरोधियों से लेकर पड़ोसी मुल्क तक जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। पूरे यूपी की सुरक्षा के इस वातावरण पर आज हर व्यक्ति कह सकता है कि आज यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या है। 17 के पहले गड्ढा युक्त सड़कें थी। मेट्रो के नाम पर मजाक बनाया हुआ था। रेलवे के नेटवर्किंग के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं था। आपकी मजबूरी होती है तो आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, अन्यथा जब कांग्रेस में यूपीए की गवर्नमेंट केंद्र में थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी कैसे संबंध थे आप लोगों के। यानी मजबूरी के का नाम आपके संबंध थे, अन्यथा आप लोग किस प्रकार की अराजकता फैलाते थे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। 17 के पहले यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेसवे, और देश के अंदर अगर ये सभी 22 के 22 बन जाएं तो 60% एक्सप्रेसवे पर अकेले यूपी का कब्जा होगा। अकेले यूपी, देश के अंदर जितने एक्सप्रेसवे होंगे उनमें 60% यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पर यूपी में है, 16,000 किलोमीटर का। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की, मेट्रो सिटी यूपी, देश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो यूपी के अंदर, देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट। 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी, उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है
वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। देश की पहली रैपिड रेल आज यूपी के अंदर चल रही है। देश का पहला वाटरवे यूपी के अंदर संचालित हो चुका है। ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित है। इसे प्रयागराज तक और फिर बलिया से अयोध्या तक इसको एक्सटेंड करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन यह सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। सरकार करना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन जब सरकार नहीं करना चाहेगी, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं ना, ये समाजवादी पार्टी का अहंकार है। जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो कहता है कि मैंने ये कर दिया, लेकिन जब इसीलिए कोई आपको सम्मान नहीं देता समाजवादी पार्टी को। 17 के पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण, लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम कर रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है, तो पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान प्राप्त कर रहा है। यानी अहंकार तब आता है जब कहते हैं कि साहब इस हमने ये कर दिया, लेकिन सम्मान तब पाते हैं जब दुनिया कहती है कि आपने अच्छा कर लिया। और आज दुनिया कह रही है कि यूपी ने अच्छा किया है, अच्छा कर रही है, हर एक मामले में अच्छा कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये अच्छा यूपी के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी। क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था, उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था, और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है। आज मैं कह सकता हूं, भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है, 8.25 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 8.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी, और 8.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए। ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा, और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की थी, आरक्षी भर्ती की। सिद्धार्थनगर जनपद के बहुत सारे नौजवान हुए थे। आपको बुलाना चाहिए था अपनी विधानसभा के नौजवानों को, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते, उनको सम्मान देते, अच्छा रहता। क्योंकि आप उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको बुलाने का अधिकार है। क्या इससे पहले कभी हुआ? हम इतने बड़े पैमाने पर भर्ती इसलिए कर पाए क्योंकि हमने इसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देखिए, यूपी के अंदर 17 के पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुल 3,000 की क्षमता थी। जब हम लोगों ने 2017 में पुलिस की भर्ती की व्यवस्था को देखा, कैसे इनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि भर्ती नहीं करना, इनकी ट्रेनिंग भी करना है। वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है
कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा, उतना ही सेवा के दौरान खून नहीं बहेगा। ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग की पीरियड को कम कर दिया था, 6 साल से लेकर के, यानी 9 महीने से घटा करके 6 महीने कर दिया था। और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे। और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार, हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में। और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। बहुत स्थिति आपके समय में था कि वो, यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो। यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल नहीं, 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 चाहे जो कहिए। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी। और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। यह है नया यूपी। आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं, इसलिए कुछ किए नहीं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर